मित्रों, वैसे तो मॉनेटरी पॉलिसी उसकी थियरी और करंट अफेयर्स के स्वरूप में लास्ट वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर 6 बार मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट हुई थी। वो सारे हमने चीज़ें देख ली थी। लेकिन उसके बाद नया फाइनेंशियल ईयर दैट इज 2017-18 वहाँ पर सबसे पहली मॉनेटरी पॉलिसी बनी इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2017 और बहुत सारे नए अपडेट्स आए हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ट्राई पार्टी रेपो अग्रीमेंट वगैरह। तो वो सारी चीज़ें हमने एज अ रिजॉइंडर वापस पढ़नी है। आप जानते हैं कि भारत के अंदर रेपो रेट इज अवर पॉलिसी रेट और महंगाई से लड़ना है तो आपने रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। इफ यू वांट टू फाइट अगेंस्ट द डिफ्लेशन या डिमांड को बूस्ट करना है तो रेपो रेट कम करना चाहिए। आपको ये भी पता है कि ये पॉलिसी रेट या रेपो रेट कौन तय करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। वहाँ पर सरकार की तरफ से 3 लोग होते हैं और आरबीआई की तरफ से 3 लोग होते हैं। तो कुल 6 लोग हुए, कोरम होता है 4 लोगों का। अगर कोई टाई हो गई तो आरबीआई गवर्नर विल हैव द कास्टिंग वोट। तो उस प्रकार से ये नए फाइनेंशियल ईयर की पहली मॉनेटरी पॉलिसी अप्रैल महीने में बनाने के लिए ये कमेटी बैठी थी। उनके सामने कुछ फैक्ट्स प्रस्तुत किए जाएंगे एंड देन अकॉर्डिंगली दे विल डिसाइड कि भाई रेपो रेट बढ़ाना है, हाइक करना है, जितना है उतना रखना है, होल्ड करना है या फिर उसे कम करना है। पहला फैक्ट ये रखा गया कि 2016 से धीरे धीरे अब ओपेक कंट्रीज ने अपना ऑयल प्रोडक्शन कम किया है, जिसके चलते क्रूड ऑयल और पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी आ सकती है, मतलब महंगाई की समस्या। और अपना जो लॉजिक है कि जब महंगाई से लड़ना है तो रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। सो ऑन दिस लॉजिक वी शुड हैव हाइक द रेपो रेट। दूसरा फैक्ट आता है कि ये विमुद्रीकरण नोटबंदी के बाद शुरुआत में तो किसानों ने डिस्ट्रेस सेल में सब्जियां, प्याज, टमाटर बहुत सस्ते में बेच दिया, बट धीरे धीरे रीमोनेटाइजेशन और रिकवरी में आए तो अब सब्जियों के दाम भी धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। सो अगेन प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन कैन कम। उससे लड़ना है तो रेपो रेट हाइक करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। एंड थर्ड फैक्ट वॉज 7 पे कमीशन आने के बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का हाउस रेंट अलाउंस HRA बढ़ रहा है। उसी प्रकार राज्य सरकार वाले भी अपने कर्मचारियों को ये लाभ देंगे। सो इन फ्यूचर हाउस रेंट के अंदर महंगाई आ सकती है। कैसे? जो पहले क्लास 3 वाला एम्प्लॉय छोटे मकान में रहता था, क्योंकि उसको ज़्यादा HRA मिल रहा है, मे बी ही विल डिमांड फॉर अ बिगर हाउस। जो दूसरे शहरों से अप डाउन कर रहे थे, मे बी दे विल बाय रेंट अ न्यू हाउस नियर देयर ऑफिस प्रीमाइसेस। तो इसके चलते भाड़े के मकानों में भाड़े में महंगाई की समस्या आ सकती है। सो ऑन दिस लॉजिक देखिए, इवन आरबीआई ने अपना ये ब्लू लाइन को फॉलो करे, ये डैश 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 करके वो दिखा रहे हैं कि कैसे अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर महंगाई बढ़ सकती है। और हमारी थियरी के हिसाब से तो जब महंगाई बढ़ने वाली हो तो आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ाना चाहिए। बट अ क्रूशियल फैक्ट वाज मिसिंग। आने वाले वर्ष में बारिश कैसी होगी वो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने अपने फोरकास्ट अभी तक दिए नहीं थे। और क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश हैं तो अपनी इकोनॉमी पे, अपने फूड इन्फ्लेशन पे ये बारिश बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो जब तक वो आंकड़े नहीं आ जाते, आरबीआई ने सोचा कि वी विल होल्ड द पॉलिसी रेट। इसलिए 2017-18 की फर्स्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी जो कि अप्रैल महीने में आई, वहाँ पर आरबीआई ने दे केप्ट द रेपो रेट एज इट वॉज। उसके थोड़े दिनों बाद IMD ने अपना फोरकास्ट प्रस्तुत किया और वहाँ पर बोला गया कि इस साल तो बारिश अच्छी होने वाली है। सो मे बी इन द नेक्स्ट राउंड, जो कि सेकंड पॉलिसी कब बनेगी, जून 2017 में, मे बी वी कैन होप कि तब आरबीआई हो सकता है कि अपने पॉलिसी रेट कम कर दे। तो ये एक मुद्दा हुआ। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि नोटबंदी के बाद देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस NDTL, और अगर उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता तो अचानक से लैंडिंग रेट में एकदम कटौती आ सकती है। जैसे कि 15% ब्याज वाला जो लोन है वो 5% में बैंक देना शुरू कर दे। वो भी खतरनाक है क्योंकि अचानक से लोग ऐसा बहुत सारा पैसा उधारी में लेके गोल्ड, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट में स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करेंगे, देन इट विल क्रिएट देयर ओन प्रॉब्लम्स। तो ये एक्सेस NDTL को एब्जॉर्ब करने के लिए शुरुआत में तो आरबीआई ने नियम किया कि 100% इंक्रीमेंटल CRR, जो कि 10 दिसंबर तक लागू था, और उसके बाद वापस वो NDTL जब खुल जाएगा उसे एब्जॉर्ब करने के लिए अंडर द मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम आरबीआई ने कैश मैनेजमेंट बिल इशू करके वो एब्जॉर्ब कर लिया था। बट अब धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते जब हम अप्रैल 2017 तक पहुंचते हैं, दो कैश मैनेजमेंट बिल दे आर मैच्योरिंग, तो वापस आरबीआई को वो पैसा बैंकों को देना पड़ेगा एंड अगेन इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी। तो एब्जॉर्ब कैसे करें? जब तक कोई बड़ा जुगाड़ हो पाए, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह, तब तक एक शॉर्ट टर्म ऐसा भी सोच सकते हैं कि रिवर्स रेपो रेट के अंदर उसको टेम्पररीली एब्जॉर्ब करें और फिर वापस सिस्टेमेटिकली सोच के ये मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम या ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए उसको एब्जॉर्ब करना है। तो टेम्पररीली की रिवर्स रेपो रेट में उस चीज़ को वापस ले लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट का फंड आपको पता है कि आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्लाइंट को बेचेगी और वही चीज़ वापस 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन के बाद उसे ऊंचे दाम पे वापस खरीद लेगी। सो
reverse repo rate, it is the interest rate paid by the RBI to its clients for the short term loans. अब यहाँ पर बैंकों को कैसे आकर्षित करें कि वो अपना नोटबंदी के बाद वाला जो एक्सेस एंड ETL है टेम्पररीली थोड़ा इसमें इधर पार्क कर दे। हम जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट का अपना अलग से अस्तित्व नहीं है। दिस थिंग्स आर टाइड विद द रेपो रेट, कि रेपो रेट प्लस 0.50% तो हो जाएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड माइनस 0.50% तो हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। अब हमने तो ये तय किया कि अभी के लिए रेपो रेट को तो होल्ड पे रखना है, राइट? तो उसे तो चेंज किया नहीं, तो रिवर्स रेपो रेट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? टू अट्रैक्ट द बैंक्स टू पार्क देयर मनी हियर, राइट? उसकी तो एक दवा यही हो सकती है कि ये जो कॉरिडोर हमने बना के रखा है 0.50%, उसको कम करके 0.25% कर दे, तो अपने आप रिवर्स रेपो रेट पहले से बढ़ जाएगा एंड टेम्पररीली बैंक्स विल पार्क देयर मनी हियर। उसके बाद लंबा कुछ सोच के मार्केट स्टेबलाइजेशन या ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए एक्सेस एंड ETL को वापस कुछ उसका एब्जॉर्प्शन का सोचें। तो मित्रों, ये पॉलिसी कॉरिडोर को भी नैरो किया गया। लास्ट ईयर अप्रैल 2016 में भी इनिशियली पॉलिसी कॉरिडोर यूज्ड टू बी 1%, लेकिन लास्ट ईयर अप्रैल 2016 में राजन भाई ने इसको नैरो करके 0.50% किया था। और उस वक्त कारण ये दिया गया था कि बैंक वाले जो आपस में एक दूसरे के साथ उधारी करते हैं यूजिंग द कॉल रेट, उस कॉल रेट के साथ हमने अलाइन करना है, सो वी नैरोड द पॉलिसी कॉरिडोर। तो अप्रैल 2016 में वो हुआ। उसके बाद अप्रैल 2017 की पहली ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, अगेन वो कारण तो था ही कि कॉल रेट के साथ अलाइन करना था, बट साइमल्टेनियसली कि ये मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जो अब मैच्योर होके वो पैसा आ रहा था उसको अगेन थोड़े टेम्पररी के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए भी, ये दो कारण के चलते पॉलिसी कॉरिडोर वाज नैरोड फ्रॉम 0.50% टू 0.25%। एक मॉक क्वेश्चन बनाते हैं। गवर्नमेंट बियर्स द इंटरेस्ट ऑन मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स, सही वाक्य है। दूसरा, आरबीआई बियर्स द इंटरेस्ट ऑन रिवर्स रेपो रेट, ये भी सही है। सो आंसर इज बोथ करेक्ट। हमने पढ़ा था आरबीआई के विंडो ऑपरेशन की, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसके अंदर आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद के या बेच के लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगी। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम जहां पर कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगी और लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगी, इवन दो गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू बोरो दैट मनी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी और वहां पर होता है रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, तो यूजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज कोलेटरल गिरवे रख के पैसों का उधारी किया जाएगा, उसकी मदद से भी लिक्विडिटी कंट्रोल करते थे। और एक था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, जहां पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक वाले के लिए एक स्पेशल विंडो था अगेन फॉर बोरोइंग द मनी। तो ये सारे विंडो ऑपरेशन थे, बट यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? कोई भी गेम आपने खेलना है देन यू रिक्वायर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, चाहे आप उसको खरीदिए, बेचिए या गिरवे रखिए, तभी ये काम हो सकता है। विदाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी क्या कुछ खेल सकते हैं? जब आरबीआई में उर्जित पटेल डेप्यूटी गवर्नर थे तब ये मॉनेटरी पॉलिसी अपडेट में कमेटी बनाई गई थी। वहां पर उन्होंने सिफारिश की कि ये इन 1, 2, 3, 4 विंडो के अलावा भी एक विंडो होनी चाहिए, दैट इज स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। यहाँ पर की फंडा यही होगा कि लिक्विडिटी इंजेक्ट करने के लिए, अब्जॉर्ब करने के लिए विंडो काम करेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ भी गिरवे नहीं रखना पड़ेगा। गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, CR, कुछ भी गिरवे रखे बिना इसको आप यूज कर सके, और यहाँ पर कोई सीलिंग भी ना हो। जैसे कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में तो एक सीलिंग है कि पहले शुरुआत में था 30,000 करोड़, ये नोटबंदी के बाद बढ़ा के कर दिया 6 लाख करोड़, उसके आगे बढ़ के तो गेम खेल नहीं सकते। बट इन दिस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी अनलिमिटेड फ्रीडम विल बी गिवन टू द आरबीआई। तो ये एक नई चीज लाने वाले हैं, ऐसा नई मॉनेटरी पॉलिसी में बोला गया। अब जब उसके गाइडलाइंस आएंगे तब हम उसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। मित्रों, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो विंडो, उसका ऑपरेशन आपको पता है कि आरबीआई का कोई भी क्लाइंट अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई को बेचेगा, उसको पैसा मिलेगा, राइट, और वही सिक्योरिटी 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन के बाद वापस ऊंचे दाम में आरबीआई से खरीद लेगा। दैट इज द रेपो थिंग। यहां पर एक नई बात बोली गई कि दिस रेपो कोलेटरल्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड। प्रश्न होता है ये क्यों और कैसे? समझिए कि LIC ने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई में से गिरवे रख के उधारी में पैसा लिया था, बट हो सकता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का अब इंटरेस्ट आने वाला हो, और हो सकता है उस हिसाब से जब फाइनेंशियल ईयर या क्वार्टर चेंज हो रहा है तो एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कुछ बन रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये 1 साल की मैच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो और LIC के पास दूसरी एक नई 25 साल मैच्योरिटी वाली गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ गई हो। सो मे बी दे वुड वांट टू सब्स्टिट्यूट दैट वन विद दिस वन, और ये 1 साल वाली निकाल के फिर उसको बेच दिया जाए और उनकी लिक्विडिटी बन जाए, राइट। तो ये 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन के भीतर ही जो आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई में रखी है, गिरवे रखी है, उसको बदल के उसकी जगह कोई नई सिक्योरिटी आप रख दें और
उस हिसाब से अपना जो भी इंटरेस्ट इवेंट, टैक्स इवेंट या लिक्विडिटी इवेंट पे आप जो क्लाइंट है वो अपने मन मर्जी कुछ काम कर सके, ऐसी भी सुविधा होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल ईयर 2017-18 की फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में उर्जित पटेल अलाउड कि दिस रेपो कोलेटरल कैन बी सब्सटीट्यूटेड। और एक बात, रेपो के अंदर कितने पार्टी होती हैं? एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है, तो 2 पार्टी एग्रीमेंट रहता है। उर्जित पटेल ने बोला कि इन फ्यूचर वी विल एक्सप्लोर 3 पार्टी एग्रीमेंट। ये कैसे? ट्राई पार्टी रेपो एग्रीमेंट के अंदर 3 पार्टी होती है, नाम से ही सिद्ध है। एक लेंडर होता है, एक बोरोवर होता है और एक कस्टोडियन होता है। अब ये क्लाइंट्स पहले जो सीधा आरबीआई में गिरवे रखते थे अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी पैसा उधार लेने के लिए, उसके बदले अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो रखेंगे ये कस्टोडियन के पास, और आरबीआई भी सीधा इन बैंकों को या क्लाइंट्स को पैसा नहीं देगी, वो अपना पैसा देगी कस्टोडियन को, और वहां से फिर ये पूरा ऑनलाइन एक दूसरे को देखे मिले बिना सिस्टम काम करेगा। इसके लाभ क्या है? पहला, इट विल हेल्प डेवलपिंग एंड डीपनिंग द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट। समझते हैं, मान लीजिए मुकेश अंबानी को ये अपना जियो नेटवर्क एक्सपांड करने के लिए और पैसा, वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वो अपने नए कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करते हैं, और एलआईसी वाले वो बॉन्ड खरीदते भी हैं। बट सपोज दैट मेच्योरिटी पीरियड इज 25 ईयर्स। उसके बीच ही मान लीजिए 2-3 साल में ये कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, एंड क्लेम सेटलमेंट में एलआईसी को अचानक से पैसा देना है, बट उनका तो सारा पैसा पार्क हो गया या 25 साल की मेच्योरिटी वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड में, राइट? उस वक्त क्या करेंगे? सो टेम्पररीली दे कैन प्लेस दिस थिंग विद द कस्टोडियन, और आरबीआई से उधारी में रेपो में पैसा लेके आए। हो सकता है वो 1 दिन, 7 दिन, 14 दिन के भीतर ही कहीं और से प्रीमियम में उसको दूसरा पैसा आना शुरू हो जाए, एंड दे कैन सेटल द थिंग। तो जब मुकेश अंबानी अपना कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करेंगे, से 10 साल 25 साल वाला, तो सामने इन्वेस्टर को इच्छा खरीदने की कब होगी? जब उसके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि विद इन दैट पीरियड वो उसको लिक्विडेट बीच में भी कर सके, राइट? तो ऐसे लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए ये एक काम किया जाएगा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड को भी आप गिरवे रख के रेपो विंडो से आरबीआई से पैसा लेके आए। तो लाइक दैट देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि है नाबार्ड, सिडबी, हाउसिंग बैंक एंड एक्जिम, वो वाले भी कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे, एलआईसी, जीआईसी वगैरह भी खरीदे। समथिंग लाइक दैट कैन बी वर्कड आउट। उसके लिए ये ट्राई पार्टी सिस्टम हम सोच सकते हैं। सेकेंडली, यहाँ पर ये जो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी निगम या प्राइवेट बॉन्ड गिरवे रखेंगे, तो कौन से व्यक्ति ने, कौन से बोरोवर ने कौन सी चीज़ गिरवे रखी, कितना पैसा उधार लिया वगैरह, वो सबके अकाउंट नंबर ही होंगे, कोई नाम डिस्क्लोज किए नहीं जाएंगे। सो इट विल ऑल्सो हेल्प कि जिनका क्रेडिट रेटिंग कुछ कम है वो भी जाके बोरो कर सके, और मीडिया वाले उसका कोई मुद्दा भी ना बना सके कि देखिए मुकेश अंबानी को मदद करने के लिए ये किया वो किया वगैरह। सो लाइक दैट इट कैन हेल्प। इन्हीं सब मुद्दों के चलते इवन यूएसए और यूरोपियन यूनियन में भी ऐसी सिस्टम काम करती है, एंड दे आर टाइड अप विद द इंटरनेशनल अदर कंट्रीज बैंक्स ऑल्सो। तो मतलब ये केवल भारत के लिए नहीं, विदेश से भी हम ये रेपो गेम खेल के पैसा ला भी सकते हैं और बाहर भेज भी सकते हैं। ऐसा एक पूरा बड़ा सिस्टम यूएस और यूरोपियन यूनियन का तो चल रहा है, तो भारत में भी हम इसको एक्सप्लोर करें, ऐसा एचआर खान कमेटी ने बोला था। तो नए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उर्जित पटेल ने बोला यस वी विल एक्सप्लोर दिस ट्राई पार्टी रेपो रेट अग्रीमेंट ऑल्सो। अब उसकी गाइडलाइन भी जब डिटेल में आएंगी तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। मित्रों, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने पढ़ा था, जहां पर कि 2 टाइप रहते थे, रियल टाइम सेटलमेंट आईएमपीएस एंड आरटीजीएस, एंड डिलेड सेटलमेंट जिसके अंदर एक बड़ा चीज था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेफ्ट। नेफ्ट का फंड आपको पता है कि आरबीआई ऊपर कंट्रोल करेगा और बैंक के अंदर भीतर में जो पैसों का लेन देन होता है, तो अगर एक बैंक दूसरे बैंक को 10 लाख भेजना है और सामने वाले ने 8 लाख, तो आपस में 2 लाख का ही नेट सेटलमेंट किया जाएगा। और ये गेम खेला जाता था, पर 1 आवर सेटलमेंट किया जाता था। यहाँ पर भी एक अपडेट किया गया है। 2017-18 की फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में बोला गया कि ये सेटलमेंट अब से आवरली नहीं बट हाफ आवरली होगा, और आरबीआई की ऑफिस सुबह 8 बजे खुलेगी, तब से लेके हर आधे घंटे पे ये सेटलमेंट किए जाएंगे, और शाम 7 बजे आरबीआई की ऑफिस बंद होगी। इस प्रकार से ये गेम खेला जाएगा। तो अपना प्रीलिम पेपर टू एप्टीट्यूड के लिए एक रीजनिंग का सवाल बनाते हैं। अगर आरबीआई की ऑफिस सुबह 8 बजे खुलती है और शाम को 7 बजे खत्म होती है, और हर आधे घंटे में अगर सेटलमेंट किया जाएगा, तो पूरे दिन में कितनी बार सेटलमेंट होगा? 21 टाइम्स, 22 टाइम्स, 23 टाइम्स या 24 टाइम्स? सोचिए। सुबह 8 बजे ऑफिस खुलेगी, तो सबसे पहला सेटलमेंट कब होगा? 8:30 बजे, राइट? और फिर 8 से 7, 8 AM टू 7 PM, कुल मिला के कितने आवर्स हैं? 11 आवर्स। सो टाइम्स 12 यू विल थिंक कि भाई 22 बार होना चाहिए, बट जब ऑफिस बंद होगी तो आखिरी बार भी एक सेटलमेंट होगा। तो आरबीआई ने ये अपने जो पॉलिसी अपडेट में बोला है कि टोटल 23 टाइम्स दिस विल हैपन इन अ डे।
और ये पूरा चीज़ आवरली के बदले हाफ आवरली करना क्यों है, क्योंकि आरबीआई ने जब राजन भाई गवर्नर थे तब एक विजन 2018 फॉर डिजिटल पेमेंट इशू किया था कि उस हिसाब से डिजिटल पेमेंट को फास्ट एंड सिक्योर करने के लिए हम कुछ प्रयोग करेंगे। तो इन फेज वाइज मैनर ये हाफ आवरली किया गया ताकि जल्दी जल्दी सेटलमेंट हो, जल्दी जल्दी पैसों रियलाइजेशन हो सकता है भविष्य में उसको और 15 मिनट्स वाला भी कर सकते हैं। मित्रों, बैंकों के अंदर होता है एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। तो उसके साथ मिलता जुलता ये एनबीएफसी कंपनियों के अंदर होता है नेट ओन्ड फंड्स। अब ये नेट ओन्ड फंड मतलब वहां पर वो जो भी एनबीएफसी है, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस वगैरह, उसकी लायबिलिटी, कैपिटल वगैरह कंपोनेंट में क्या क्या होता है वो पीएचडी हमारा करने का विषय नहीं है। नई पॉलिसी में ये बोला गया कि ये बैंक वालों का नेट ओन फंड, लेट अस से एसबीआई म्यूचुअल फंड, तो वो कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब तक उनको छूट थी कि म्यूचुअल फंड में डाल सकते थे, वेंचर कैपिटल फंड में डाल सकते थे। अब ये लेटेस्ट 2017-18 की सबसे पहली मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ पर बोला गया है कि ये पैसा, ये जो नेट ओन फंड है उसका अप टू 10% राइट्स एंड इन्वेस्ट्स के अंदर भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। राइट्स एंड इन्वेस्ट क्या है वो डिटेल में फाइनेंस के लेक्चर में देखेंगे। शॉर्ट एक आसान भाषा में कहे तो रियल एस्टेट के अंदर वो पैसा निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के पैरेलल जैसा ये सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर भी 10% बैंक वाले अपना नेट ओन फंड यूज कर सके, इन्वेस्ट कर सके, ऐसी उनको अनुमति दी गई। तो मित्रों, अपना नया फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और उसका फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी बना अप्रैल 2017 में। वहाँ पर क्या क्या अपडेट किए गए। एज सच पॉलिसी रेट के अंदर तो कोई बदलाव नहीं किया गया, बिकॉज आईएमडी का वेदर फोरकास्ट आना बाकी था, लेकिन रेपो कोलेटरल को सब्सटीट्यूट किया जा सकता है। पॉलिसी कॉरिडोर को नैरो किया गया, जो पहले 50 बेसिस पॉइंट था उसका कम करके 25 बेसिस पॉइंट्स। नेफ्ट विंडो को भी नैरो किया गया, 1 घंटे का आधा घंटे। बैंक वाले अपने नेट ऑन फंड दे कैन इन्वेस्ट इन राइट्स एंड इन्वेस्ट अप टू 10% ऑफ देयर फंड। काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर की अभी आवश्यकता नहीं है, ऐसा भी उर्जित पटेल ने बोला। ये क्या चीज़ है अभी नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है। ये भी बोला गया कि ट्राई पार्टी रेपो अग्रीमेंट को एक्सप्लोर करेंगे और भविष्य में होलसेल बैंक को भी एक्सप्लोर करेंगे। ये होलसेल बैंक क्या चीज़ है, जब हम बैंकों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वहाँ पर डिटेल में देखेंगे। ये प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल वॉलेट वगैरह, वहाँ पर नई गाइडलाइंस इशू करने की बात करी गई। ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ करने पर लगता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो उसमें अभी के लिए कोई सुधार नहीं, फाइनल गाइडलाइंस हम जल्दी ही इशू करेंगे। और लोगों के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए ब्लॉक लेवल पर एनजीओ की मदद से सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी CFL बनाएंगे, ऐसा भी एक प्रस्ताव बात रखी गई। तो ये सारे नए अपडेट्स 2017-18 की फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में दिए गए। और क्योंकि क्या होता है कि फाइनेंशियल ईयर में सबसे पहली बार जब पॉलिसी आएगी अप्रैल महीने में, तो वहाँ बहुत सारी नई नई बातें करेंगे, सो हमने डिटेल में देख लिया।